Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो आज हम तीसरा चैप्टर शुरू करने लगे हैं और जिसका नाम है एंजाइम्स। तो बेसिकली ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी इम्पोर्टेंस एक बड़े चैप्टर के बराबर है। और उस दूसरा आपने एक बात और ये जहन में रखनी है कि इस चैप्टर से यूजुअली अभी तक जो हमारे पास स्कीम है इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है, बहुत आसान है, लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से करना है क्योंकि ये एमडी कैट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एमडी कैट में इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली चैप्टर नंबर 3, एंजाइम्स को एंजाइम्स क्यों कहा जाता है। सबसे पहले हमने देखना ये है कि एंजाइम का वर्ड साइंस में क्यों इस्तेमाल किया। बेसिकली ये वर्ड डिस्कवरी की बिहाफ पे इस्तेमाल किया गया। तो एंजाइम्स, एंजाइम यीस्ट को कहा जाता है। तो चूंकि ये यीस्ट में सबसे पहले डिस्कवर हुए थे, इस वजह से इनको हम कहते हैं ये एंजाइम्स हैं। अच्छा, उसके बाद जब हम एंजाइम का इंट्रोडक्शन करवाते हैं तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहली चीज जो आपने जहन में रखनी है, जितने भी एंजाइम्स हैं सिर्फ एक ग्रुप को छोड़ के, जिसको हम राइबोजाइम्स कहते हैं, राइबोजाइम्स सिर्फ एक ये ग्रुप है। इसके अलावा जितने भी हमारे पास एंजाइम हैं वो सारे के सारे प्रोटीन हैं। आगे प्रोटीन 2 किस्म की हैं। कुछ प्रोटीन की शक्ल धागों की तरह होती है, उनको फाइब्रोस प्रोटीन कहते हैं। कुछ प्रोटीन गोल होती हैं। तो एंजाइम बेसिकली गोल प्रोटीन्स हैं। तो एक तो ये प्रोटीन है, और प्रोटीन भी कौन सी है, गोल प्रोटीन है। आगे हमारी बॉडी में इनका फंक्शन क्या है, इन्होंने रिएक्शन को तेज करना है, और रिएक्शन को ये थोड़ा तेज नहीं करते बल्कि बहुत ज्यादा तेज करते हैं। तकरीबन 1000 से 1000 से मिलियन टाइम्स तक ये रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। और तीसरा जो इंट्रोडक्शन में आपने बात लिखनी है या इसकी डेफिनेशन में आपने बात लिखनी है, हर एंजाइम अपने रिएक्शन के हवाले से स्पेसिफिक है। तो जब भी हम एंजाइम का इंट्रोडक्शन करते हैं तो ये 3 बातों से हम स्टार्ट करते हैं। पहले प्रोटीन है, और प्रोटीन भी ग्लोबुलर प्रोटीन है, और जितने भी एंजाइम हो वो सिर्फ लिविंग सिस्टम में काम करते हैं। दूसरी बात, ये रिएक्शन को बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्पीड अप करते हैं, और तकरीबन 1000 से ये 10 लाख तक ये रिएक्शन को स्पीड अप कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हर एंजाइम अपने रिएक्शन के हवाले से स्पेसिफिक होता है। अगर ये एंजाइम हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाए, तो रिएक्शन इतना स्लो स्पीड पे होंगे कि लाइफ पॉसिबल नहीं। हम जो एक सांस लेते हैं ये चंद सेकंड बाद वापस आते हैं, लेकिन अगर हमारी बॉडी से रेस्पिरेटरी एंजाइम ख़त्म कर दिए जाए तो हो सकता है काफ़ी दिनों बाद ये वापस आए। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर काफ़ी दिनों बाद एक सांस बाहर आ रहा है तो शायद लाइफ पॉसिबल ना हो। तो यही हमारे पास एंजाइम का इंट्रोडक्शन है। पहली इसकी डेफिनेशन है, उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस है। डेफिनेशन में आर ग्रुप ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन, ये गोल प्रोटीन है, और ये बायोलॉजिकली एक्टिव है। बायोलॉजिकली एक्टिव से क्या मुराद है, सिर्फ लिविंग सिस्टम के अंदर ये सही काम करते हैं। दूसरा, दे ट्रेमेंडसली बहुत ज्यादा इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। ये बहुत ज्यादा बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, और दे आर स्पेसिफिक फॉर ईच टाइप ऑफ रिएक्शन। ये हर रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक है। और आमतौर पे जब हम बात करते हैं स्पीड ऑफ रिएक्शन को तेज करने की, तो जो केमिकल स्पीड ऑफ रिएक्शन को तेज करता है उसको हम कैटलिस्ट कहते हैं, और वो जो रिएक्शन का तेज होना है उसको कैटालिसिस कहा जाता है। तो ये आम केमिस्ट्री के अंदर भी ये टर्म इस्तेमाल होती है कि केमिकल रिएक्शन को तेज करने वाला। लेकिन एंजाइम चूंकि केमिकल रिएक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म में तेज कर रहे होते हैं, इस वजह से इनको हम बायोकैटलिस्ट कहते हैं, इनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। तो उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंस है, अगर ये हमारी बॉडी से ख़त्म हो जाए तो हमारी बॉडी में जो रिएक्शन है वो इतनी स्लो स्पीड पर होंगे कि लाइफ पॉसिबल ही नहीं रहेगी। उसके बाद कंपोजिशन है। अभी हमने बात की कि एंजाइम प्रोटीन्स हैं, तो प्रोटीन जिन छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बना है उसको हम अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो आप कह सकते हैं कि एंजाइम्स की बॉडी को बनाने के लिए हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं, और दूसरा, पहले जुड़ के वो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। अमाइनो एसिड के जुड़ने से जो एक चेन बनती है वो पॉलीपेप्टाइड की चेन, फिर पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में मिलके
फिर प्रोटीन्स बनाती हैं और वो प्रोटीन जिसने एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो आपने कंपोजिशन में यही लिखना है कि अमाइनो एसिड्स, हजारों की तादाद में अमाइनो एसिड मिलके एंजाइम बनाते हैं, और पहले अमाइनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, फिर पॉलीपेप्टाइड आगे अरेंज होके आप कह सकते हैं एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके बाद अच्छा, ये 2 पॉइंट हम इन 3 पॉइंट्स के बाद डिस्कस करेंगे। पहला है ग्लोबुलर सिमेट्री। अभी हमने बात की अमाइनो एसिड जिस वक्त मिलते हैं तो पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है। तो पॉलीपेप्टाइड की चेन एक धागे की तरह है, जैसे एक धागा सा शो किया गया, ये धागे की तरह है। और धागे की ये खासियत ये होती है कि जब धागा फोल्ड हो रहा हो या उलझ जाए, जितना ज्यादा धागा उलझता चला जाएगा उतना ही ज्यादा वो गोल होता चला जाएगा। तो आप ये समझ लें, जब पॉलीपेप्टाइड की चेन जब इसमें फोल्डिंग होगी, बार बार फोल्डिंग क्वाइलिंग होके, तो एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं। तो यही बात लिखी है कि ग्लोबुलर गोल एंजाइम कैसे बनता है, यानी उसकी शेप कैसे गोल होती है। क्वाइलिंग एंड फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड इन ग्लोबुलर सिमेट्री, कि जब पॉलीपेप्टाइड की चेन जो अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, जब उनकी क्वाइलिंग होती है, उनकी फोल्डिंग होती है, फिर उससे गोल शेप बनती है, और ये गोल शेप एंजाइम के फंक्शन के लिए जरूरी है। यानी आप इसको लिख सकते हैं एसेंशियल फॉर एंजाइम एक्शन, एंजाइम एक्शन। अच्छा, उसके बाद एक्टिव साइट क्या होती है। हमने कहा कि जब पॉलीपेप्टाइड की चेन अरेंज होती है तो गोल एंजाइम बनते हैं। अब एंजाइम की सारी बॉडी काम नहीं करती। एंजाइम ने काम करना क्या है, इसने कैटालिसिस करनी है। कैटालिसिस से क्या मुराद है, एंजाइम ने रिएक्शन को तेज करना है। लेकिन ये जो एंजाइम का रिएक्शन को तेज करने वाला काम है, ये सारे एंजाइम की बॉडी परफॉर्म नहीं करती, बल्कि एंजाइम का एक छोटा सा हिस्सा परफॉर्म करता है। उस छोटे से हिस्से को हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो यही बात लिखी हुई है, कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंजाइम ने जो रिएक्शन को तेज करने वाला काम एंजाइम के पास है, इज रिस्ट्रिक्टेड, वो महदूद है, टू स्मॉलर पोर्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम के एक छोटे से हिस्से तक महदूद है। उस छोटे से हिस्से को एक्टिव साइट कहा जाता है, जैसे हमने यहां ड्रा किया हुआ है। तो बाकी सारा जो हमारे पास एंजाइम है वो गोल होता है, और सिर्फ एक छोटे से हिस्से के अंदर काम हो रहा होता है। ये जो छोटे से हिस्सा है इसको एक्टिव साइट कहा जाता है। उसके बाद सबस्ट्रेट क्या है, वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उसे सबस्ट्रेट कहा जाता है। तो सबस्ट्रेट को डिफाइन कैसे करेंगे, द रिएक्टेंट दैट अटैचेस विद एंजाइम एंड इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, इसको हम सबस्ट्रेट कहेंगे। तो ये 3 पॉइंट है, ग्लोबुलर सिमेट्री, एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो हमने कंपोजिशन, हमने कहा कि हजारों अमाइनो एसिड मिलकर एंजाइम का स्ट्रक्चर बनाते, लेकिन एक्टिव साइट को बनाने के लिए जो एंजाइम में मौजूद है वो सिर्फ चंद अमाइनो एसिड काम करते हैं। यूजुअली इनकी तादाद 3 से 12 तक होती, और बाकी जो हजारों की तादाद में बकिया अमाइनो एसिड है उनका फंक्शन क्या है, रेस्ट ऑफ बल्क। बल्क कहते हैं ज्यादा, रेस्ट कहते हैं जो बच गया है। चंद अमाइनो एसिड को निकाल के जो ज्यादा अमाइनो एसिड बच गए हैं, जो हजारों में से हैं, उनका काम ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन रखना है। तो यह ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बल्क ऑफ अमाइनो एसिड का फंक्शन क्या है, फ्यू अमाइनो एसिड का फंक्शन क्या है। फ्यू अमाइनो एसिड एक्टिव साइट बनाते और बल्क ऑफ अमाइनो एसिड ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना रहे होते। उसके बाद कोफैक्टर क्या है, हमने अभी डिस्कस किया कि जो प्रोटीन एंजाइम है वो प्रोटीन है, लेकिन सिर्फ चंद एंजाइम है जो सिर्फ प्रोटीन की शक्ल में ही अपना सारा काम कर लेते हैं। जैसे इसकी 2 बेस्ट एग्जांपल हैं, कुछ प्रोटीएजेस, कुछ लाइपेजेस। तो ये प्रोटीन की ही शक्ल में सारा काम कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जो एंजाइम है उनको प्रोटीन के साथ साथ एक छोटे से हिस्से की भी जरूरत पड़ती है, जिसको कोफैक्टर कहा जाता है, जो उसके काम में हेल्प करेगा एंजाइम के। तो सम एंजाइम आर सोली का मतलब है सिर्फ, कि चंद हमारे पास, या सिर्फ या अकेले भी इसको कहा जा सकता है, कि चंद हमारे पास एंजाइम ऐसे हैं जो सिर्फ प्रोटीन की ही शक्ल में काम कर सकते हैं, कि उनकी प्रोटीन की बॉडी ही काफ़ी है फंक्शन को परफॉर्म कर ली। लेकिन मोस्ट ऑफ द एंजाइम, ज़्यादातर एंजाइम हैव नॉन प्रोटीन पार्ट, उनके पास नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, और वो नॉन प्रोटीन पार्ट उस एंजाइम के फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी होते हैं। अब ये नॉन प्रोटीन पार्ट कैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, अच्छा इस फंक्शन को तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। नॉन प्रोटीन पार्ट, आगे आपकी बुक में 3 टाइप्स लिखी हुई, एक्टिवेटर, प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम्स। तो जब हम एक्टिवेटर की बात करते हैं तो ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें 2 बड़ी प्रॉपर्टी हो। पहली प्रॉपर्टी, रिएक्शन के बाद वो एंजाइम से अलहदा हो सकता हो।
दूसरी प्रॉपर्टी वो इनऑर्गेनिक आयन हो। अगर ये दो प्रॉपर्टी किसी के पास हैं तो वो एक्टिवेटर कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एक्टिवेटर कहलाता है। और यूजुअली काफी सारे एंजाइम जो एक्टिवेटर इस्तेमाल करते हैं वो मेटेलिक आयंस की शक्ल में इस्तेमाल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो डीएनए पॉलीमरेज है वो मैग्नीशियम आयन को इस्तेमाल करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज मैग्नीशियम आयन को इस्तेमाल करता है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, ये बेस्ट एग्जांपल है। तो हमारे पास जब भी आपने एक्टिवेटर की डेफिनेशन लिखनी है तो इसकी ये 3 प्रॉपर्टी आप लिख दें। कुछ एंजाइम को काम करने के लिए मेटल्स आयन चाहिए, जैसे मैग्नीशियम है, जिंक है, और ऐसा हमारे पास को फैक्टर जो इनऑर्गेनिक हो और काम करने के बाद एंजाइम से सेपरेट हो सकता हो, वो एक्टिवेटर कहलाता है। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल है डीएनए पॉलीमरेज मैग्नीशियम आयन को एज एक्टिवेटर इस्तेमाल करता है। उसके बाद दूसरा हमारे पास है प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब ये जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये यूजुअली ऑर्गेनिक होता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं ये इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। जैसे पहले आपने देखना ये प्रोस्थेटिक ग्रुप है क्या। इसका लफ्ज़ी मतलब है आर्टिफिशियल ऑर्गन। ये आर्टिफिशियल ऑर्गन को कहा जाता है, आर्टिफिशियल ऑर्गन। और ऑर्गन की खासियत ये है उसको बॉडी से अलहदा नहीं किया जा सकता। तो इसी वजह से ये वर्ड इस्तेमाल किया गया। कोई कोफैक्टर जो किसी भी एंजाइम का परमानेंट पार्ट हो वो उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाता है। तो ज़्यादातर ये ऑर्गेनिक होता है, कुछ केसेस के अंदर ये इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है उसमें जो जिंक है ये इसका परमानेंट पार्ट है, इसका परमानेंट पार्ट है, तो ये भी कोफैक्टर में आता है। लेकिन ज़्यादातर हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप किसकी शक्ल में होते हैं? ऑर्गेनिक की शक्ल में। तो कोई भी ऐसा नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हो, यानी मजबूती से अटैच हो, वो प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाते हैं। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है हीम ग्रुप ऑफ साइटोक्रोम। तो साइटोक्रोम बेसिकली ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। जब ग्लूकोज को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट किया जा रहा होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। तो इस प्रोसेस में ये एंजाइम इस्तेमाल होंगे, ये चैप्टर नंबर 11 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसका एक पार्ट है हीम, और यही पार्ट हीमोग्लोबिन में भी होता है। हीमोग्लोबिन, ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हीम और ग्लोबिन्स। ग्लोबिन्स ग्लोबुलर प्रोटीन को कहा जाता है। तो ऐसी ग्लोबुलर प्रोटीन जिसके साथ हीम ग्रुप अटैच हो वो हीमोग्लोबिन बन जाती। तो यहाँ साइटोक्रोम भी हीम ग्रुप रखता है और ये इसका परमानेंट पार्ट है। और दूसरी बात अपने जहन में रखनी है, ज्यादातर ऐसे एंजाइम जो परमानेंट पार्ट रखते हो, नॉन प्रोटीन पार्ट परमानेंट रखते हो, उनमें जो फंक्शन को परफॉर्म करने वाला नॉन प्रोटीन पार्ट ही होता है। जैसे साइटोक्रोम का बेसिकली फंक्शन है, इसने ऑक्सीडेशन रिडक्शन करनी होती। तो साइटोक्रोम का ये वाला जो फंक्शन कि ये इसने रिडॉक्स रिएक्शन करवाने हैं, वो कौन करता है? हीम ग्रुप परफॉर्म करता है। यानी आप कह सकते हैं इस एंजाइम में ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी है? हीम ग्रुप की है। ये डायरेक्टली पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर। अच्छा, उसके बाद कोएंजाइम। अगर ऐसा ऑर्गेनिक पार्ट जो एंजाइम के साथ अटैच हो जब रिएक्शन हो और जो ही रिएक्शन खत्म हो उससे अलहदा हो जाए तो वो कोएंजाइम कहलाता है। इसको लूजली अटैच कहा जाता है। ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लूजली अटैच हो वो कोएंजाइम कहलाता है। जैसे NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये बड़े मशहूर 2 कोएंजाइम्स हैं जो रेस्पिरेशन में इस्तेमाल होते हैं। रेस्पिरेशन जैसे अभी हमने डिस्कस किया। और ये कोएंजाइम की जो बॉडी जिन मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है उनको विटामिन कहा जाता है। हम जो कहते हैं ना मल्टीविटामिन इस्तेमाल करने चाहिए, तो विटामिन हमारी बॉडी में ज्यादातर विटामिन जो हमारी बॉडी में जाते हैं वो कोएंजाइम्स बनाते हैं। तो दे आर द रॉ मटेरियल ऑफ कोएंजाइम्स। और जितने भी हमारे पास कोएंजाइम है, चूंकि ये रिएक्शन के बाद दोबारा मिल जाते हैं तो इस वजह से ये रिएक्शन में बार बार इस्तेमाल होते हैं। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हर वो चीज़ जो दोबारा मिल जाए, जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपये दिए, उसने मुझे दोबारा वापस कर दिए, तो वो 10,000 मैं किसी और को भी दे, फिर वो दोबारा मुझे रिटर्न कर दे, फिर वो तीसरे को भी मैं दे, तो 10,000 मैं 1000 लोगों को दे सकता हूँ, क्योंकि 10,000 हर रिएक्शन के बाद दोबारा मुझे मिल रहे हैं। तो हर वो चीज़ जो रिएक्शन के बाद दोबारा मिल जाए और उसी शक्ल में मिल जाए जिसमें रिएक्शन में वो इस्तेमाल हुई थी, तो फिर हम कह सकते हैं इसको अगले रिएक्शन में इस्तेमाल किया, उससे अगले रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता। तो थोड़ी सी चीज़ काफ़ी सारी रिएक्शन के लिए, तो एंजाइम की भी यही प्रॉपर्टी है कि थोड़े से एंजाइम काफ़ी सारी रिएक्शन के लिए काफ़ी हो जाते हैं, और कोएंजाइम की भी ये प्रॉपर्टी है कि थोड़ा सा कोएंजाइम काफ़ी रिएक्शन के लिए काफ़ी हो जाते हैं।
तो अब ये तीन जो हमने, एक एक्टिवेटर है, एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम, इसके बाद हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। ज्यादातर कोफैक्टर ब्रिज का काम करते हैं। ब्रिज का मतलब क्या है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट को आपस में कनेक्ट करने वाला, एंजाइम और सबस्ट्रेट। क्योंकि अगर जैसे आपकी बुक में डायग्राम बनी हुई है, ये आपको नजर भी आ रही होगी इस वीडियो के अंदर, कि अगर हमारे पास जो एंजाइम्स है सबस्ट्रेट के साथ बाद दफा मुकम्मल तौर पे फिट नहीं हो सकता, तो कोफैक्टर आके उसके साथ अटैच होता है। जैसे आपको डायग्राम में ये नजर भी आ रहा है, कोफैक्टर आके उसके साथ फिट होता है। जो ही फिट होता है तो स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाता है और रिएक्शन परफॉर्म हो जाए। उसके बाद कुछ कोफैक्टर ऐसे जो रिएक्शन में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे अभी हमने यहां डिस्कस किया, साइटोक्रोम में हीम ग्रुप रिएक्शन में कंट्रीब्यूशन करता है। और कुछ ऐसे हैं जो सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी है। यहां एक आपने टर्म इस्तेमाल करनी है, एक्टिवेशन एनर्जी के है। एक्टिवेशन एनर्जी बेसिकली ऐसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहा जाता है जो एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी है। हर रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो जब तक रिएक्टेंट के पास एक्टिवेशन एनर्जी नहीं आती, रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा था। इस वजह से बाद एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में जब तक उनको वो एनर्जी अवेलेबल नहीं हो रही थी, जो नॉर्मल केसेस में नामुमकिन है, तो इसकी वजह से वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो रहा होता। तो कुछ कोफैक्टर आते हैं, जैसे एटीपी, ये भी एक कोफैक्टर की बेस्ट एग्जांपल है। ये क्या करता है, उस एंजाइम को, सबस्ट्रेट को एनर्जी प्रोवाइड करके फौरन ही रिएक्शन स्टार्ट कर देता है। यानी आप कह सकते हैं ये जो एक्टिवेशन एनर्जी इसने प्रोवाइड की। तो कुछ कोफैक्टर केमिकल एनर्जी को प्रोवाइड करके रिएक्शन को जल्दी स्टार्ट कर देते हैं। तो बेसिकली ये तीन बड़े फंक्शन है जो कुछ फैक्टर ब्रिज का काम कर रहे होते हैं, कुछ डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, कुछ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर है। इसको थोड़ा सा हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि हमने एंजाइम को स्टार्ट किया। तो एंजाइम ग्लोबुलर प्रोटीन है, बायोलॉजिकली एक्टिव होते हैं। उसके बाद दे ट्रेमेंडसली रिएक्शन को बहुत तेजी से स्पीड अप करते हैं। हर एंजाइम रिएक्शन के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर और इनको बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। कैटलिसिस कहते हैं रिएक्शन को तेज करने को, और कैटलिस्ट वो जो रिएक्शन को तेज करता है। क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिएक्शन को तेज करते हैं, इस वजह से इनको बायोकैटलिस्ट कहा जाता है। उसके बाद अगर ये ना हो तो रिएक्शन इतने स्लो स्पीड पे होंगे कि लाइफ ही पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद कंपोजिशन अमाइनो एसिड से मिलकर बने, और अमाइनो एसिड मिलकर पॉलीपेप्टाइड की चेन बनाते हैं। कुछ अमाइनो एसिड एक्टिव साइट बनाते हैं, जैसे 3 से 12, और ज्यादातर अमाइनो एसिड का काम सिर्फ एंजाइम को गोल रखना है। तो ग्लोबुलर सिमेट्री बनती कैसे? जब पॉलीपेप्टाइड की चेन आपस में कॉइल्ड फोल्ड होती हैं तो उससे ग्लोबुलर सिमेट्री बनती है। और ये ग्लोबुलर सिमेट्री एंजाइम के काम करने के लिए जरूरी है। एक्टिव साइट क्या है? वो छोटा सा पोर्शन एंजाइम का जो काम करता है वो एक्टिव साइट कहलाता है। सबस्ट्रेट वो रिएक्टेंट जो एंजाइम के साथ रिएक्शन करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा वो सबस्ट्रेट कहलाए। कोफैक्टर क्या होते हैं? कुछ एंजाइम प्रोटीन की शक्ल में ही सारा काम कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर एंजाइम को काम करने के लिए नॉन प्रोटीन पार्ट चाहिए जो उसकी काम करने के लिए जरूरी है, वो कोफैक्टर कहलाते हैं। फंक्शन कुछ ब्रिज का काम कर रहे होते हैं, कुछ डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं रिएक्शन में, कुछ सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी काज कर रहे होते हैं। टाइप्स है एक्टिवेटर की, दो बड़ी प्रॉपर्टी है, डिटैचेबल होना चाहिए और साथ के साथ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आयन होना चाहिए। और ज्यादातर जो एंजाइम्स हैं जो एक्टिवेटर इस्तेमाल करते हैं वो ज्यादातर मेटल आयन्स को इस्तेमाल करते हैं। जैसे डीएनए पॉलीमरेज की बेस्ट एग्जांपल है मैग्नीशियम आयन, वो इस्तेमाल करते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं? अगर एंजाइम का परमानेंट पार्ट हो, जैसे साइटोक्रोम का हीम ग्रुप परमानेंट पार्ट है, ये ज्यादातर ऑर्गेनिक भी होते हैं और कुछ केसेस में ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं। कुछ केसेस में ये इनऑर्गेनिक भी होते हैं। और कोई एंजाइम क्या है? इसका भी वही फंक्शन है कि एंजाइम के साथ आएगा, रिएक्शन परफॉर्म करवाएगा। क्योंकि एंजाइम के साथ ये लूजली अटैच हो, उसके फौरन बाद ही डिटैच हो जाए। और जो विटामिन है वो कोई एंजाइम की बॉडी बनाते हैं, और चूंकि कोई एंजाइम रिएक्शन के बाद दोबारा मिल जाते हैं, इस वजह से थोड़ी सी क्वांटिटी उस ज़्यादा सारे केमिकल रिएक्शन के लिए काफ़ी हो जाती है। तो ये आज का हमारा चैप्टर नंबर 3 का स्टार्ट था। आपने इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उनको नोट करके अपने नोट्सों पे या अपनी बुक पे साथ के साथ लिख लेना है, ताकि आपको बाद में याद करने में आसानी हो। और एक बात और आपने जहन में रखें, मैंने जैसे पहले लेक्चर में भी कहा था, जब भी आप लेक्चर को सुना करें हैंड फ्री लगा के सुना करें, ताकि आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा लेक्चर की तरफ हो। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel for more videos and press the bell icon for latest updates.